हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है नमस्ते आईटीआई हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास नंबर 15 रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम क्या क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो फिटर हो गया, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, साथ ही साथ कारपेंटर, आरएसी, डीजल मैकेनिक। इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी रहने वाला है, तो ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग, और साथ साथ आपके डब्ल्यूसीएस यानी कि वर्क ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन, ये आपको मिलेंगे ट्रेड के साथ। ठीक है, अभी आपके इसी मंथ में है एग्जाम, आप तो इतना थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। तो हमारा जो नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे जाइए, फ्री में मॉक टेस्ट है, उसको क्या करिए, अटेंड करिए, लगाइए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपके पीडीएफ पड़े हुए हैं क्वेश्चन आंसर के, उसको आप लोग पढ़ लीजिए अगर कोर्स नहीं बाई करना है तो। बाकी यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह हैं ही, उसको भी आप देखिए, जो एमसीक्यू के क्लासेस वगैरह चले हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7800366021 पे। बाय द वे इस नंबर पे कॉल नहीं लगता है, नहीं रिसीव हो पाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। दूसरा हमारा नंबर है, उस पर आप क्या करिए, व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, 7800366950, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से है। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके पूछे जा चुके हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ईएस आपको इम्पोर्टेंट है इसलिए कि 25 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कारखाना अधिनियम। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार यदि श्रमिकों की संख्या 1000 से अधिक है तो कारखाने में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए या नहीं। ठीक है, बोला एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर्स आर मोर देन। आपका जो पहला ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 250, सी ऑप्शन है 500 और डी ऑप्शन है 1000। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम क्या देखेंगे, तो इसके पहले हम देखेंगे क्या, फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948 देखेंगे, ये क्या होता है आपका, पहले देखते हैं। जो लेबर लॉ होता है जिसमें हम श्रमिक विधि या विधि जहां आता है वहां पे कानून की बात हो, श्रमिक विधि यानी कि कानून कहते हैं इसको। इसी श्रमिक विधि में क्या है, महत्वपूर्ण कानून बनाया गया था, किस लिए, जिसमें हम कारखाना अधिनियम 1948 कहते हैं। इसमें क्या होता था, कारखाने में जो भी काम करने वाले मजदूर के लिए क्या किया गया था, ये कानून बनाया गया था। कब, 1948 में। ठीक है, अब देखिए, अब कारखाने में क्या है, तो कारखाने में क्या होता था, फैक्ट्री मतलब एक आपका स्थान होता था, प्लेस होता था जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता था। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता था जहाँ पे क्या होता था, जो रॉ मटेरियल था ना, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता था, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता था, यानी कि कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता था। तो वहाँ पे आपका क्या था, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताया गया था। तो ये बताया गया था कि जहाँ पे आपके 250 लोग से ज़्यादा होंगे ना, जहाँ पे मजदूर काम करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था किए जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था रहनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे 8-10 थे वहाँ पे उनकी बात नहीं किया है। जहाँ पे 250 लोग से 50 लोग हो या फिर इससे ज़्यादा हो, तो ये सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं कि जो आपके फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो आपका सेक्शन 46 के अनुसार यदि किसी फैक्ट्री में 250 या उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ कैंटीन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होती है। यही आपका ऑप्शन क्या था, राइट आंसर था। आपका ए ऑप्शन क्या कह रहा था, अब ये तीनों क्यों नहीं था, चलिए एक बार देख लेते हैं। जो ए ऑप्शन है यानी कि 100 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यह संख्या कैंटीन के लिए पर्याप्त नहीं मानी गई उस एक्ट के अनुसार। जो बी का ऑप्शन था वही सही उत्तर माना गया है। डी इसलिए नहीं है कि यह संख्या बहुत अधिक है, अधिनियम से पहले ही 250 का क्या हुआ था, प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए दूसरा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कारखाना अधिनियम के
तहत महिलाओं के काम करने के समय पर प्रतिबंध है। ठीक है, प्रतिबंध है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन दिया हुआ है क्या कि सुबह 5 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद। बी ऑप्शन दिया हुआ है सुबह 6 बजे से पहले शाम 7 बजे के बाद। सी ऑप्शन दिया है आपका सुबह 6 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद। और डी ऑप्शन दिया है सुबह 7 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद। इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका श्रम विधि है, यानी कि जो श्रम कानून है जिसे हम लेबर लॉ बोलते हैं, तो ये इसमें क्या था? कारखाना अधिनियम महिलाओं के लिए क्या था? महिलाओं के अधिकारों के लिए रक्षा हेतु के लिए था। ठीक है, इसके लिए ही क्या किया गया था? विशिष्ट प्रावधान किया गया था। ठीक है, विशिष्ट प्रावधान किया गया किसके लिए? महिलाओं के रक्षा हेतु, महिलाओं के रक्षा हेतु, महिलाओं के रक्षा हेतु। किसके अंतर्गत? ठीक है, तो ये लेबर लॉ के अंतर्गत बताया गया है कि जहां यहाँ पे इनको विशिष्ट प्रावधान किया गया क्या? ताकि कार्यस्थल पे उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा और जो गरिमा रहे वो क्या रहे? बना रहे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो आपका पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर। तो जहां इसमें सुविधा क्या क्या था? तो सुविधा ये था कि यदि किसी कारखाने में, जैसे कि कारखाने में 30 या 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे शिशु कक्ष बनाया जाए। हो सकता है कि वो महिलाएं शादीशुदा भी हों, बच्चे भी हों उनके पास, तो उनके लिए शिशु कक्ष भी बनाया जाए। शौचालय बहुत ही ज़रूरी है, वो कहाँ करने जाएंगे? खुले शौच तो करेंगी नहीं, तो उनके लिए शौचालय का व्यवस्था बनाया जाए। साथ ही साथ स्नान गृह भी हो जाए। कुछ ऐसे कंडीशन आ सकते हैं कि हमें स्नान गृह की ज़रूरत पड़े, तो ये भी प्रावधान किया गया। और उनको विश्राम करने के लिए, ठीक है, कि हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा विश्राम के लिए भी व्यवस्था का प्रावधान किया गया। फिर इसमें क्या बताया गया? इस एक्ट के अंतर्गत क्या बताया गया कि जो महिलाएं होंगी ना, वो सुबह 6 बजे से पहले और रात्रि के 7 बजे के बाद काम करने के लिए उन पे रोक लगाया गया, यानी कि प्रतिबंध लगाया गया। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के अनुसार ये क्या किया गया? विशेष अनुमति प्राप्त हुआ। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा विशेष अनुमति मिला। ठीक है, अनुमति प्राप्त है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? तो सुबह 6 बजे से और रात्रि के 7 बजे के बाद। तो आपका क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और भी इसके अंदर देख लें क्या। तो देखिए इसमें क्या था कि जो आईटी सेक्टर होता है और चिकित्सा संस्थान में क्या किया गया, रात्रिकालीन में इनके लिए और भी जैसे रात्रिकालीन में कार्य भी करना होता था, तो उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा था। जैसे कि परिवहन का, प्रकाश का, विश्राम का स्थल बनाया गया उनके रुकने ठहरने के लिए। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें सही उत्तर आपका क्या था? बी था। तो सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद। अब देखिए फैक्ट्री के एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग महिलाओं को सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने पर लगाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा ये विशेष अनुमति न दी जाए। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा ही तो विशेष अनुमति मिला है। अगर आगे मतलब इसको बढ़ाना हो टाइम, तो उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति हमें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं है। देखिए बाकी ऑप्शन यहाँ पे लिख लिया, ए वाला, सी वाला, डी वाला। ए वाला क्या है कि सुबह 5 बजे का समय अधिनियम में नहीं था। ठीक है, नहीं है। और आपका सी वाला ऑप्शन क्या था कि शाम 8 बजे की अनुमति नहीं है सामान्यतः। और आपका डी वाला है, ये समय अधिनियम की सीमा से बाहर है और गलत भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
तो आपका कारखाने अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक कार्य घंटे इससे अधिक नहीं होने चाहिए। अब देखिए ये आपका क्या कर दिया यहाँ पे, ये बात कह रहा है कि जब हम कारखाने में काम करते हैं तो हमें कितने घंटे काम करने होते हैं, सप्ताह में कितना दिन काम करना होता है, नहीं सप्ताह में नहीं, हाँ सप्ताह की बात किया है, वीकली बात किया है। और आपका अगर ओवर टाइम करते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है, या फिर क्या रूल है, या फिर क्या नियम है, क्या एक्ट, धारा, जो भी सेक्शन, आर्टिकल जो भी है वो क्या क्या होने चाहिए। चलिए ए वाला ऑप्शन क्या रहा है, 60 आवर, 50 आवर, 48 आवर, 40 आवर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि हमें मतलब अगर कहीं हम जॉब वगैरह करते हैं तो हमें कितने घंटे काम करने का हमारे यहाँ पे प्रावधान है। तो देखिए दिन में 8 से 9 घंटे, ठीक है, 8 घंटे का वैसे मोस्टली है कि 8 घंटे ही काम करना होगा, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख क्यों ना हो। ठीक है, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख क्यों ना हो और चाहे 10,000 क्यों ना हो, प्रतिदिन आपको कितने घंटे काम करने का प्रावधान है, 8 घंटे का। ठीक है, 8 घंटे का। ठीक है, चाहे आपकी सैलरी कितनी हो, 1 लाख क्यों हो, चाहे वो 5,000 क्यों ना हो, चाहे वो 10,000 क्यों ना हो, चाहे वो 1,000 क्यों ना हो, आपको कितने घंटे काम करने, 8 घंटे। ठीक है, अब सप्ताह की बात कर ले तो सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है, सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये दिन की बात है, डे की बात है, पर डे की बात है। ठीक है, और ये वीकली यानी कि सप्ताह, ये हो गया। अब देखते और क्या है, अगर ओवर टाइम कोई करता है, ठीक है, ओवर टाइम करता है तो फैक्ट्री एक्ट की सेक्शन 69 क्या कहता है कि अगर ओवर टाइम करते हैं तो आपके सैलरी से हटके जो आपका 8 घंटे से हटके आपका जब 9 घंटा लग जाए, 10 घंटा लग जाए, तो उसके लिए ओवर टाइम का अलग से पैसे देने का क्या है प्रावधान है। किस सेक्शन के थ्रू, तो सेक्शन आपके 69 धारा या फिर सेक्शन कह लें 69। ठीक है, ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलना चाहिए, ओवर टाइम का अलग से सैलरी होगा या अलग से पैकेज होगा आपका। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट बता रहा है, फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग, फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, ओवर टाइम का अलग से मिलना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या पूछा है यहाँ पे, साप्ताहिक कार्य के बारे में पूछा है, तो कितना होना चाहिए, 48 घंटे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसमें क्या है कि देखिए फैक्ट्रीज एक्ट आपका 1948 के अकॉर्डिंग किसी भी श्रमिक से एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। यह नियम श्रमिकों के सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर क्या किया गया है, इस नियम को बनाया गया है। ठीक है, अन्य विकल्प क्यों नहीं है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। ए वाला इसलिए नहीं है, यह सीमा अधिनियम के अनुसार अधिक है, और बी वाला आपका क्या था, यह भी अनुमत सीमा से अधिक है, और डी वाला इसलिए नहीं, यह मानक न्यूनतम हो सकता है लेकिन अधिनियम के अनुसार अधिकतम 48 घंटे की अनुमति हमें क्या है, प्राप्त है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का विस्तार क्या है। तो क्या है इसका आपका, यानी कि ILO के बारे में पूछा है। तो ILO का फुल फॉर्म क्या हो गया, ILO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसमें तो हमें लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर ही क्या है, आपका आंसर छुपा हुआ है। अब देखिए, अब पूछा है आपका इंग्लिश में क्या बोला है आपका, ILO। ठीक है, ILO। अब देखिए हिंदी में जब आपका क्वेश्चन हम जब पढ़ रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का विस्तार क्या है,
यानी कि इंग्लिश का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, लेकिन इसकी डिटेल भी हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपका क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, आपका श्रम में हो जाएगा लेबर, और आपका हो जाएगा संगठन का ऑर्गेनाइजेशन। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो एग्जाम में इस बात का भी ध्यान देना है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी पढ़ना है, हिंदी वाले क्वेश्चन को भी पढ़ना है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हमें तो हिंदी समझ ही नहीं आता, इंग्लिश आता है, तो ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक मतलब हमारे अकॉर्डिंग सुटेबल बैठ रहा है कि आपको हिंदी भी जरूरी है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन राइट हो गया ना, अगर आप हिंदी को लेके चलेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए आपका जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो क्या है, ये प्रथम जो विश्व युद्ध था उसके बाद इसका क्या किया गया, स्थापना किया गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपका क्या किया गया था, ILO का स्थापना किया गया था, स्थापना किया गया था। और भी देखेंगे तो और इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, तो जो भी वर्कर होते थे उनके ह्यूमन राइट्स के लिए ये किया गया था। ठीक है, जो भी वर्कर थे उनके ह्यूमन राइट्स के लिए ये किया गया था, ह्यूमन राइट्स के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था, ह्यूमन राइट के लिए किया गया था। जो भारत में जो भी लोग 24% थे ना, जो रेडी यानी कि ठेले वगैरह लगाते थे, अपना ऐसे काम करते थे, तो रेडी वाले काम करते थे, रेडी का मतलब आप समझ जाएंगे ना कि जो ठेले वगैरह लगाते थे, तो उनके ना तो पेंशन होता था, ठीक है, ना तो अगर वो कभी उनको इमरजेंसी, अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित उनके पास उनको घटना हो जाए तो उनके पास वो नहीं होता था, तो इसलिए ये बनाया गया। ठीक है, तो आज वो क्या है कि 49% लोग किससे जुड़ गए हैं, तो ILO से जुड़ गए हैं। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसमें कितने सदस्य यानी कि कितने मेंबर थे, तो इसमें कितने मेंबर है, 187। ठीक है, सदस्य इसमें कितने हैं, 187 है। और इसकी बात कर ले तो इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था, तो इसका स्थापना वर्ष 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 11 अप्रैल 1919 को स्थापना वर्ष है ये। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ना। ठीक है, राइट आंसर ए है। आगे हम देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अब एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि थ्योरी तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि इस तरीके से आपको बताया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि जो ILO का सही विस्तार है वो क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो श्रमिकों के अधिकारों और कामकाजी स्थितियों के लिए कार्य करती है। ठीक है, बी इसलिए नहीं है, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, ये आपका क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है और डी क्यों नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि IPF, ठीक है, IPF अधिनियम यानी कि एक्ट 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के अंशदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या है, न्यूनतम प्रतिशत क्या है। एक्ट IPF एक्ट 1962, नहीं 1962 नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 1952 होगा। ठीक है, 1952 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के अंशदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है 8.50%, बी ऑप्शन कह रहा है 9% और सी ऑप्शन कह रहा है 12% और आपका डी ऑप्शन कह रहा है 12.50 यानी कि 50%। या इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि ये आपका क्या है। तो EPF
एक्ट 1952, जिसमें क्या है, एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में बात किया है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में बात किया है। किसके बारे में, कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में इसके अंदर बात किया गया है, ठीक है। किस, देखिए आप देख लेते हैं, ईपी, यहाँ पे मिस्टेक है आपका, ईपीएफ, ठीक है, ईपीएफ एक्ट 1952, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में बात किया गया है। तो इसमें क्या है, 1952 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, एक्ट 1952 में यह क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। जो आपके सैलरी से कटता है, हमारे जो भी हमारा सैलरी होता है उससे ये कटता है पीएफ के रूप में, ठीक है। पीएफ के रूप में करता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक आप उस कंपनी में या फिर कारखाने में रहते हैं, तो क्या होता है आपका धीरे धीरे पीएफ कटता है। अगर कभी छोड़ते हैं, जैसे 3 साल के बाद छोड़ते हैं, ऐसा होता है, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होंगे रूल्स होंगे। अगर 3 साल बाद छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, आपको एक इकट्ठा पैसा मिलता है, ठीक है, इकट्ठा पैसा मिलता है। जैसे कि आपका क्या हो गया कि जो ट्रेनिंग करते हैं, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा हट जाते हैं इस लॉ से, जैसे कि अभी कोई वैकेंसी है, ठीक है, कोई भी वैकेंसी रेलवे या पुलिस का हम मान के चलें, तो पुलिस है, तो ठीक है, अब वो ट्रेनिंग में गए हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान भी उनको पैसा मिलता है। तो जब ट्रेनिंग खत्म करते हैं ना, तो उनको उनका सैलरी मिलता है, यानी कि जो भी उनका इकट्ठा रहता है पैसा वो मिलता है, 3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख, ऐसे करके उनका मिलता है। तो उसी तरीके से आपके जो सैलरी है ना, उसमें से पीएफ कटता है। ये अच्छा है, अच्छी बात है कि जब आप छोड़ते हैं तो आपको इकट्ठा पैसा मिलता है, तो उस पैसे का आप यूज कर सकते हैं कहीं अच्छे कामों के लिए, ठीक है। पीएफ के रूप में आपका करता है, जो बाद में पेंशन के रूप में भी आपको क्या किया जाता है, दिया जाता है। ये गवर्नमेंट के भी अंदर है, प्राइवेट सेक्टर में भी है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, ठीक है। तो जो बाद में आपको क्या होता है कि जब आपका एज खत्म हो जाता है आपके उस जॉब से, तो आपको उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो कितना आपका कटता है, चलिए, तो कितना कटता है आपका 12, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 12% कटता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपका जो है ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत, ना कि ये, ठीक है, ना कि 1962, कर्मचारी को अपनी मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का कम से कम 12% ईपीएफ में योगदान करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हो सकता है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा ए वाला ऑप्शन क्यों नहीं है। तो यह ईपीएफ पर मिलने वाला वार्षिक ब्याज दर है, ना कि योगदान है। और आपका बी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, यह मान्य दर नहीं है। और डी आपका इसलिए गलत है, यह कर्मचारी अंशदान से अधिक है। ईपीएफ में कर्मचारी का योगदान केवल 12% होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वेतन भुगतान एक्ट के अनुसार मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है। मजदूरी राशि की बात किया है आपके, तो उसमें कौन सी राशि शामिल है। चलिए, ए ऑप्शन क्या कह रहे हैं, महंगाई भत्ता। बी ऑप्शन कह रहे हैं कोई यात्रा भत्ता नहीं। सी ऑप्शन कह रहा है ओवर टाइम के संबंध में दे कोई पारिश्रमिक, ठीक है। और आपका डी ऑप्शन कह रहा है किसी भी पुरस्कार के तहत दे कोई, आपका जो श्रमिक है, पारिश्रमिक है, वो कह रहा है। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, महंगाई भत्ता। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और भी हम देख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये कब था कि जब आपके आज़ादी के पहले ये क्या हुआ था, अधिनियम था, जिसमें क्या था, जिस पे हम जो लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। ये आज़ादी के पहले की अधिनियम है। तो ये अधिनियम कब का है, आज़ादी के पहले का है। आज़ादी के पहले का अधिनियम है, जब हम क्या थे, ब्रिटिश के गुलाम थे, ब्रिटिशर्स ऐसे लिख लेंगे।
गुलाम थे। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है, तो इसमें ये कब बनाया गया था, तो यह अधिनियम इसलिए बनाया गया ताकि आपके वेतन में से अवैध कटौती ना हो। ठीक है, अवैध आपके जो सैलरी है वो कटौती ना हो, आपके समय पे क्या किया जाए, सैलरी मिलना चाहिए। इसमें ये बताया गया कि समय पे क्या होना चाहिए, पहला आपको जो बताया गया कि समय पे आपका सैलरी यानी कि वेतन मिलना चाहिए, और दूसरा ये था कि जो भी मतलब मंथ के पहले वीक में, यानी कि पहले वीक मतलब 7 से 8 तारीख तक आपको सैलरी मिल जाना चाहिए, समय पे 7 से 8 तारीख को आपको सैलरी मिल जाना चाहिए। वेतन का प्रावधान था, वेतन देने का प्रावधान था। और आपके इसमें और एक बात बोला गया है कि मजदूरी भुगतान राशि की प्रक्रिया कहाँ नोट होना चाहिए, तो नोटिस बोर्ड पे क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। ठीक है, नोटिस बोर्ड पे ऐड होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, तो संपूर्ण भारत पे इसका विस्तार है। ठीक है, संपूर्ण भारत में ये क्या है, लागू है, विस्तार नहीं बोलेंगे इस, हाँ विस्तार कहाँ है, तो संपूर्ण भारत में इसका लागू है, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण पूरे भारत में। ठीक है, लागू कहाँ कहाँ कराया गया है, तो कारखाना हो गया आपका, जैसे कि रेलवे हो गया, विमानन हो गया, और आपका विद्युत क्षेत्र में क्या है, ये लागू है, ये सारी चीजें। तो ये महंगाई भत्ता आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार इसको देख ही लेते हैं। तो आपका क्या है कि ये 1936 के अनुसार जो मजदूरी में मूल वेतन था वो महंगाई भत्ता और इन्वेस्ट और बोनस भी इसमें क्या थे, शामिल थे। अब बी ऑप्शन क्यों गलत है, 3 ऑप्शन क्यों गलत है, बी, सी और डी, तो ये यात्रा भत्ता जो है यह मजदूरी में शामिल नहीं होता है, और जो ओवर टाइम का भुगतान है यह वेतन का हिस्सा नहीं है बल्कि अतिरिक्त भुगतान है, ये वेतन के हिस्से में तो नहीं आ जाएगा ना, ये तो आप ज़्यादा काम कर रहे हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। और फिर डी ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यह एक विशेष स्थिति में मिलता है, समान मजदूरी में ये नहीं आता है। अवार्ड जो आपका क्या होता है, दिवाली हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, दशहरा हो गया, ऐसे, या फिर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, प्रमोशन वगैरह हो रहा है, उस टाइम में ये आपको मिलता है, तो ये समान मजदूरी में नहीं आता है। तो ए वाला ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, आज का जो है आपका क्वेश्चन यही था कि एक बार आप फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, अगर आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, थ्योरी वगैरह पढ़ना है, तो आप हमारे नमस्ते आईटी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, साथ ही साथ कारपेंटर, आरएसी और डीजल मैकेनिक के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और भी ट्रेड है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी इस ट्रेड के साथ साथ आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे, आ नहीं सकते हैं, आएंगे, जिसमें आपके ईएस से आपके यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन आएगा जो 50 नंबर का रहने वाला है, और ईडी से आएगा जो ट्रेड के साथ ही आपका क्वेश्चन बनेगा, और डब्ल्यूसीएस से। ठीक है, ट्रेड के साथ आपका क्या रहेगा, ईडी और आपके डब्ल्यूसीएस, ये सभी ट्रेडों के लिए नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, आरएसी हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, तो उनको ट्रेड के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग और डब्ल्यूसीएस का भी क्वेश्चन आएगा और उनको करना पड़ेगा आपको, और इसके लिए अलग से एक आपका सीवीटी एग्जाम होगा, ये सबके लिए अनिवार्य है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होता है आपको तो आप हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7800366021 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं लगता है बाय द वे, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, दूसरा नंबर, उस पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपका क्या है, 7800366950। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।